नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, भारत चीन सीमा विवाद के बीच सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। सीमा पर हलचल तेज। बिपिन रावत सीडीएस बिपिन रावत का तीनों सेनाओं का ऐलान, कहा लद्दाख में और सैनिकों को बढ़ाएं, हर विपरीत स्थितियों के लिए तैयार रहेंगे इंडियन आर्मी, तैयार हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, चीन से तनातनी के बीच जनरल जीडी बक्सी का ऐलान, कहा ड्रैगन के खिलाफ नाथुला जैसे कार्रवाई करने का समय आ गया है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिडेन ने चीन को दी चेतावनी, कहा भारत के आगे नहीं टिक पाएगा चीन। तो वहीं माना कि ट्रेड वार में चीन के मुकाबले ट्रंप भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, यानी चीन को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिकी के होने वाले राष्ट्रपति अगर बिडेन बनते हैं तो वो चीन के खिलाफ और तेज़ी के साथ एक्शन लेने में ट्रंप से भी ज़्यादा कारगर दिख रहे हैं। ये अच्छा और पॉजिटिव साइन भारत के लिए है। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। अमेरिका से अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दिल्ली आ चुके हैं 2+2 मंत्रिपरिषद बैठक को लेकर। इनके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें आपको जानना बेहद जरूरी है। जहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत से ठीक एक दिन पहले एनएसएस अजीत डोभाल ने चीन को युद्ध की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कहीं ना कहीं। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इमरान क्यों फेसबुक से हो गया है परेशान, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप भी उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का वहाँ ऐलान, तीनों सेनाओं को साफ संदेश का, लद्दाख में बढ़ाए जाएँ सैनिकों पर और ज़्यादा सैनिकों की तैनाती, हर विपरीत स्थिति में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। दरअसल ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से लद्दाख पर तैनात सैनिकों के लिए दिए जलाने की अपील की है, और उसके एक दिन ठीक पहले एनएसएस अजीत डोभाल ने चीन के खिलाफ आर पार और चीन के घर में घुसकर मारने का ऐलान। दूसरी तरफ अब जनरल बिपिन रावत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि थल सेना, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, तमाम जगहों पर तीन ही सेनाओं में लद्दाख में और सैनिकों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन हो या पाकिस्तान, किसी भी दुश्मन देशों के हर एक सिचुएशन पर निपटने के लिए और मुंहतोड़ करारा जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी को तैयार रहना होगा। और हर चीज़ों से छूट भी दे दी गई है भारतीय सेनाओं को। ऐसे में सिचुएशन, हालात और हलचल ये सब लद्दाख में तेज हो चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल चीन से तनातनी के बीच बोले पूर्व मेजर जनरल जीडी बक्सी, ड्रैगन के खिलाफ नाथुला जैसी कार्रवाई करने का आ गया है समय। चीन को मिलेगा करारा झटका। जी हाँ, दरअसल भारत चीन के बीच सीमा पर अभी भी तनाव बना हुआ। रविवार को राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत चीन सीमा पर तनाव चल रहा है और भारत इसे खत्म करना चाहता है, लेकिन हमारी सेना के जवानों भी सूरत में 1 इंच जमीन भी दूसरों के हाथ में नहीं देने वाली है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल इसीलिए शस्त्र पूजन हो रहा है ताकि दुश्मन देशों को ये कहीं ना कहीं चेतावनी है। अगर भारत की तरफ गलत नज़र और नियति से देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी। और इसी को देखते हुए जनरल जीडी बक्सी ने कहा कि फिलहाल अब समय आ गया है, हमारी इंडियन आर्मी मजबूत पोजीशन पर पहुँच गई हैं और अगर किसी भी तरीके से चीन इस तरीके की हरकत करता है तो हमें 1962 नहीं देखना चाहिए। अब चीन पर सीधा अटैक करने का समय आ गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अमेरिका के होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में जो बिडेन है। जो बिडेन चीन के लिए हो सकते हैं बेहद खतरनाक, ट्रंप से भी खतरनाक हो सकते हैं जो बिडेन। जी हाँ, चीन को लगा बड़ा झटका का भारत के समर्थन में, कहा फिलहाल भारत चीन से ताकतवर दोस्ती करने में आएगा मजा। और ट्रेड वार में कहा कि फिलहाल चीन के मुकाबले कमजोर पड़े हैं ट्रंप, मिलेगा करारा जवाब अगर हमारी सरकार बनी तो। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वार में ट्रंप बेहद कमजोर साबित हो गए हैं और इस मामले में उनकी पूरी कार्य योजना अराजक और गलत साबित हुई है, यानी वो कहीं ना कहीं ठीक से चीन से निपटने में कामयाब नहीं हुए। दरअसल पेंसिल्वेनिया के अपने सभा में कहा है कि भारत आज चीन के मुकाबले अकेले लड़ रहा है, चीन से अकेले आज भारत लड़ रहा है। ऐसे में एक मजबूत साझेदारी की भारत के साथ अमेरिका को बेहद ज़रूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत चीन से मुकाबला कर रहा है और ऐसे में चीन के लिए ये बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के साथ दोस्ती करने की भी एक संकेत दिए हैं। जो बिडेन ने कहा है कि फिलहाल भारत से दोस्ती और भारत के साथ मिलकर काम कर
करने में मज़ा आएगा, क्योंकि चीन के खिलाफ एशिया में एक मात्र देश भारत मोर्चा लेने वाला है चीन के खिलाफ। तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं ये चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती हैं, और ट्रंप से ज़्यादा चीन के खिलाफ एग्रेसिव मूड में जो बिडेन दिख रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के साथ तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए सोमवार नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, और वे एक दिन पहले ही अमेरिका से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। ये बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी, जिस दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा समझौते और सुरक्षा सहयोग के आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने की उम्मीद है। चीन के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करने के दौरान इसके मायने काफ़ी बढ़ गए हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बैठक खास मानी जा रही है। पोम्पियो ने शनिवार को ट्वीट किया कि भारत और श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गया है। हिंद प्रशांत को स्वतंत्र एवं मुक्त, मजबूत एवं तथा समृद्ध बनाने के साथ ही दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए हमारे भागीदारों के साथ जुड़ने का भी अवसर पाकर आभारी हूँ। तो पोम्पियो के साथ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी नजर आए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का खुलासा, कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों के पास हथियार ही नहीं थे। पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों ने रविवार को क्योटा में सरकार के खिलाफ तीसरी बड़ी रैली आयोजित की है, और इस रैली में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर कई अहम दावे किए हैं। शरीफ ने कहा है कि फिलहाल साल 1999 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के पीछे की वजह कुछ जनरल थे, ना कि पाकिस्तान की सेनाएं थी। शरीफ ने कहा है कि इस दौरान उनके सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे। रैली में लंदन से वीडियो लिंक के जरिए जुड़े नवाज शरीफ ने कहा था कि कारगिल युद्ध, जिसमें हमारे कई जवानों की मौत हो गई है और दुनिया के सामने पाकिस्तान बदनाम हुआ है, और इसके पीछे सेना का हाथ नहीं था, बल्कि कुछ जनरल जिम्मेदार थे, जिन्होंने न सिर्फ सेना बल्कि देश और पूरे समुदाय को युद्ध में ऐसी जगह झोंक दिया जहां से कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल वो पल मेरे लिए काफ़ी अफसोसजनक था, और इस तरीके से उन्होंने ये खुलासा तब की सिचुएशन में किया है। तो हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल आपसी अपनी सीमा में ही नहीं, खतरा पैदा करने वाली विदेशी धरती में भी जाकर मारेंगे दुश्मन देशों को, अजीत डोवाल एनएसए का बड़ा ऐलान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा है कि फिलहाल भारत न केवल अपनी सीमा में लड़ेगा, बल्कि विदेशी ज़मीन पर भी जाकर लड़ेगा जहां से देश के लिए खतरा पैदा होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत का चीन के साथ सीमा पर तनाव चरम पर है। अब ये भी माना जा रहा है कि डोभाल का यह बयान पाकिस्तान के संदर्भ में हो सकता है, जो अपनी ज़मीन पर आतंकवादियों और ट्रेनिंग देकर भारत भेजता है। भारतीय सैनिक 2 बार पीओके और बालाकोट में जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर चुके हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में डोभाल ने कहा था कि फिलहाल भारत किसी पर भी पहला वार नहीं करता है। नई रणनीतिक सोच ये शामिल है, और हम सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए हम सक्रियता से कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, ज़रूरी कहा है कि फ़िलहाल हम वहीं लड़ें जहां पर तुम चाहोगे। भारत लड़ाई को वहां ले जाएगा जहां से खतरा पैदा होता है। हमें आधिकारिक सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि फ़िलहाल डोभाल का संदर्भ सभ्यतागत नीति पर अधिक था। डोभाल ने कहा है कि हम कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कभी आक्रमण नहीं करते हैं। तो एनएसए डोभाल के बाद से चीन में हड़कंप मचा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहा है हमारी। आखिरकार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म हो गई है। 1 महीने के युद्ध में 5000 लोगों की मौत। जी हाँ, 29 दिनों से चल रही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म हो गई है। दोनों देशों ने 26 अक्टूबर की आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जता दी है। अमेरिका की पहल पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम हुआ है, और इसको लेकर इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल आर्मेनियाई पीएम निकोलस पौसिजन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलोविया को बधाई, जो आधी रात को प्रभावी ढंग से संघर्ष विराम का पालन करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो ऐसे में इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता ये अपने आप में काफ़ी अहम है, लेकिन दुखद ये है कि अब तक 5000 लोगों की मौत हो चुका है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताते आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल नवाज शरीफ बनाम पाकिस्तान आर्मी चीफ, बेहद खतरनाक स्थिति की ओर तेज़ी के साथ बढ़ रहा पाकिस्तान।
दरअसल पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की और पाकिस्तान सेना के बीच हालात बेहद तेज़ी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के गंभीर राजनीतिक संकट की ओर बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। नवाज शरीफ ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और बदनाम खुफिया एजेंसी आईसिस के खिलाफ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ युद्ध का संक्रांत कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कई 20 सालों में पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन कभी पैदा नहीं हुई है। नवाज शरीफ ने रविवार को पीडीएम की तीसरी रैली में देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों के लिए सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और आईसिस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जिम्मेदार ठहराया था। देश में 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गठन 20 सितंबर को खान को सत्ता से बाहर करने के लिए किया गया था। गठबंधन ने इस मुहिम गुंजरवाला और कराची के एक के बाद एक 2 विशाल सभाएं की थी। तीसरी रैली को आयोजन आसान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में रविवार को किया गया था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं, हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। फिलहाल महबूबा के बयान पर बीजेपी ने बोल दिया पीडीपी दफ्तर पर हमला। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज तो बीजेपी वालों ने महबूबा मुफ्ती के दफ्तर पर तिरंगा फहराकर जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम के नारे के साथ उद्घोष किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रैना के नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तमाम जगह जगह चौराहों पर, यहाँ तक कि लाल चौक में भी भाजपाई पहुँच गए थे तिरंगा यात्रा लेकर। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वहाँ से उनको हटा दिया है, लेकिन पीडीपी की दफ्तर में घुसकर तिरंगा फहराया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, मोदी जिंदाबाद, जय जय श्री राम के नारों के साथ महबूबा की फिलहाल सांसें थम गई थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय पर सीधा सिंधिया का हमला बताया सबसे बड़ा गद्दार, चोर, मवाली, मक्का। कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूर्व राजनीतिक साथियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सिंधिया ने अब राज्य में सबसे बड़ा गद्दार करार दे दिया है। सिंधिया ने सोमवार को कहा है कि फिलहाल उन्होंने भ्रष्ट सरकार चलाकर मतदाताओं के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कांग्रेस तब छोड़नी पड़ी जब हर संभव प्रयास करने के बाद भी लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसके साथ ही सिंधिया ने भरोसा जताया है कि फिलहाल राज्य में होने वाले उपचुनाव में भाजपा अगर सभी 28 सीटें नहीं जीती तो अधिकतम सीटों पर जीत जरूर दर्ज करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सिंधिया ने कहा कि फिलहाल आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, कमलनाथ और दिग्विजय सबसे बड़े गद्दार हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये मध्य प्रदेश में किसी को उठने नहीं देना चाह रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग, भारत में पहली बार हाईकोर्ट की सुनवाई हुई, लाइव यूट्यूब पर किया गया प्रसारण। जी हाँ, दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पहली बार सुनवाई का लाइव प्रसारण हो रहा है और ये हाईकोर्ट के इतिहास का पहला मामला है। गुजरात हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि वो सोमवार से मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ की कोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग की कार्रवाई शुरू कर देगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कार्रवाई को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि लाइव स्ट्रीमिंग जिस तरीके से ये हुआ है उसमें प्रेस विज्ञप्ति में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया था और उसी का हवाला देकर ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर रामदास अठावले की पार्टी में शामिल होंगी पायल घोष हो चुकी हैं, वकील भी लिए आरपीआई की सदस्यता। दरअसल फिल्म निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप पर कथित यौन शोषण का आरोप लगाने वाली फिल्म अभिनेत्री पायल घोष अपने वकील के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई हैं और इस बात की टिकले काफ़ी समय से चल रही थी। हालांकि अब इस बात की पुष्टि हुई, सूत्रों की माने तो आरपीआई की महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, वहीं उनके वकील को भी एडवोकेट विंग के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा माफ़ी मांगना चाहिए चिराग को। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं को चुनाव प्रचार के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं बिहार में एनडीए के पूर्व साथी और अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही लोजपा के सीएम नीतीश कुमार पर तीखे हमले और भी तेज हो रहे हैं। चिराग पासवान के सत्ता में आने पर नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात पर अब भाजपा सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने चिराग से माफ़ी मांगने की बात कही है। दरअसल रवि किशन ने कहा है कि फिलहाल 15 साल के शासन में एक दाग एक कलंक नहीं है नीतीश कुमार के ऊपर, किस लिए वो जेल जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने ये चिराग पासवान पर ही पलटवार किया है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल
गांजे की खेती करते हैं उद्धव ठाकरे, कंगना रनौत का पलटवार, तुच्छ आदमी है, शर्म आनी चाहिए। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। महाराष्ट्र का बचाव करते हुए कंगना रनौत पर निशाना साधने के लिए उद्धव ठाकरे की ओर से हिमाचल प्रदेश को गांजे की खेती करने वाला राज्य बताने पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया। कंगना ने पूछा कि उद्धव इस तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं कि महाराष्ट्र उनका है। रनौत ने हिमाचल प्रदेश की देवभूमि बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुच्छ व्यक्ति कह डाला है। रविवार को दशहरा भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत या हिमाचल प्रदेश का नाम लिए बिना कहा था कि मुंबई रोजी रोटी के लिए आते हैं और इसे पीओके बताकर गाली देते हैं। उद्धव ने कहा कि मुंबई पीओके है, यहाँ हर जगह ड्रग्स लेने वाले लोग हैं, वे कुछ इस तरीके से तस्वीर बनाना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि गांजे के खेत आपके राज्य में हैं, महाराष्ट्र में नहीं हैं। इस तरीके की बातें कही हैं उद्धव ठाकरे ने। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल आर्टिकल 370 पर बोले नड्डा, राहुल गांधी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं इस समय और वे लगातार और उनके नेता पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें जगत प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं और इसके साथ ही वो लगातार आर्टिकल 370 के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इससे में स्पष्ट है कि फिलहाल बीजेपी के देशभक्ति को लेकर कांग्रेस चिड़ी हुई है। कांग्रेस देश का हित नहीं चाहती है, केवल और केवल एक विशेष समुदाय का हित चाहती है। इस तरीके से जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं दोनों देश। यहाँ 8वें स्तर की बैठक होने वाली है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच वार्ता की तारीखों को लेकर भी चर्चा चल रही है और यहाँ पर कई मायने और महत्वपूर्ण होंगी बातें। दोनों देशों ने सभी तनातनी वाले इलाकों में अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस हटाने पर चर्चा शुरू कर दी है। बैठक में इस दिशा में विस्तृत चर्चा होने की भी उम्मीद जताई जा रही थी। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।